नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसीज आ चुकी हैं और टोटल वैकेंसीज 44,228 हैं। एप्लीकेशन 15 जुलाई 2024 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 5 अगस्त 2024 है। दोस्तों आइए अब जानते हैं जीडीएस 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म कौन भर सकता है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है और इसमें सैलरी कितनी मिलेगी। लेकिन दोस्तों इन सभी सवालों से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जीडीएस क्या है और जीडीएस में कितनी पोस्ट हैं। दोस्तों जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक एक गवर्नमेंट पोस्ट है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस गवर्नमेंट पोस्ट के लिए कोई भी एग्जाम नहीं होता है, यानी कि ये एक डायरेक्ट भर्ती है और ये डायरेक्ट भर्ती आपके 10th में कितने परसेंट बने हैं उस बेसिस पर होती है, यानी कि जितने ज्यादा आपके 10th में परसेंट बने होंगे आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। दोस्तों आइए अब ये जानते हैं कि जीडीएस में कितनी पोस्ट हैं और उनका काम क्या होता है। दोस्तों जीडीएस में मेनली 3 पोस्ट होती हैं, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक। बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर और एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक को डाक सेवक ही कहते हैं। दोस्तों आइए अब ये जानते हैं कि बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक का काम क्या होता है, यानी कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको काम क्या करना होगा। दोस्तों अगर आप बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर बन जाते हैं तो आपको जो भी डे टू डे टास्क होते होंगे ब्रांच ऑफिस में आपको वो करने होंगे, यानी कि रोजमर्रा का जो भी काम होता है वो आपको करना होगा। इसके अलावा आपके डिपार्टमेंट यानी कि इंडियन पोस्ट ने कोई भी नई स्कीम निकाली होगी तो उस स्कीम की मार्केटिंग और प्रमोशन आपको करना होगा। इसके अलावा अगर आपके ब्रांच ऑफिस में एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर नहीं है तो आपको उसके काम भी करने होंगे। और दोस्तों ब्रांच ऑफिस जिस गांव में होगा आपको उसी गांव में रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों कि ब्रांच ऑफिस किसी एक गाँव में है और आप किसी दूसरे गाँव में या तहसील में रह रहे हैं, आपको उसी गाँव में रहना पड़ेगा जिस गाँव में ब्रांच ऑफिस होगा। दोस्तों इन सब के अलावा ब्रांच पोस्ट मास्टर में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मान लीजिए आपका सिलेक्शन एज अ बीपीएम हो जाता है तो इसके बाद आपको आवास की व्यवस्था करनी होगी। आवास यानी कि कोई घर, कमरा या हॉल वगैरह जहां पर आप ब्रांच ऑफिस को सेटअप कर सकें। और दोस्तों ब्रांच ऑफिस को आपको खुद के पैसों से सेटअप करना होगा। मान लीजिए ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि बीपीएम बनने के बाद आप अपने गाँव में किराए से कमरा लेते हैं जिसमें आप ब्रांच ऑफिस को सेटअप करेंगे, तो उस कमरे का जो भी किराया आएगा दोस्तों वो आपको खुद भरना होगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि एबीपीएम को क्या काम करना होता है। अगर मान लीजिए आप एबीपीएम बन जाते हैं, आपका सिलेक्शन एज अ एबीपीएम हो जाता है तो आपको बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की मदद करनी होगी। पहला काम तो आपका यही होगा। इसके अलावा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में जो भी डिपॉजिट होते हैं, पेमेंट होते हैं या जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनका लेखा जोखा आपको करना होगा। इसके अलावा अगर ब्रांच ऑफिस में बीपीएम एब्सेंट होता है तो आपको बीपीएम पे काम करने होंगे। और इन सब के अलावा जो भी आपके डिपार्टमेंटल हेड हैं जैसे एमओ, आईपीओ, एएसपीओ वगैरह वगैरह, आपको उनका भी ऑर्डर फॉलो करना होगा या आपको उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करना होगा। और दोस्तों बीपीएम की तरह एबीपीएम को भी ब्रांच ऑफिस के ज्यूरिडिक्शन के अंदर ही रहना होता है, यानी कि अगर ब्रांच ऑफिस का दायरा 2 किलोमीटर तक का ही है तो आपको 2 किलोमीटर के अंदर ही रहना होगा। ऐसा नहीं है आप 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर रह रहे हैं ब्रांच ऑफिस से। दोस्तों आइए अब जानते हैं डाक सेवक का काम क्या होता है। वैसे तो आप सभी जानते होंगे कि डाक सेवक का काम मेनली एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में पार्सल या मेल डिलीवर करना होता है या फिर किसी व्यक्ति विशेष को पार्सल डिलीवर करना होता है। इसके अलावा डाक सेवक को भी ब्रांच ऑफिस के ज्यूरिडिक्शन के अंदर ही रहना होता है। दोस्तों डाक सेवक के साथ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और भी है जो इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। मान लीजिए अगर आपका सिलेक्शन एज अ डाक सेवक होता है तो आप पूरी तरह से सैलरी पर निर्भर ना रहें। इसके अलावा आप और भी कोई जॉब वगैरह करते रहें क्योंकि डाक सेवक की सैलरी काफी कम होती है। आइए दोस्तों अब जानते हैं जीडीएस के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि कौन लोग हैं जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि ये एक डायरेक्ट भर्ती है, इसमें सिर्फ 10th की मार्कशीट जरूरी है और 10th में आपके जितने ज्यादा परसेंटेज बने होंगे उतने ज्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। बस आपका 10th कंप्लीट होना चाहिए, साथ में आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना चाहिए, आपको साइकिल चलानी आनी चाहिए और आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको हिंदी बोलना आती है तो जिन भी राज्यों में हिंदी बोली जाती है आप अपने राज्य के अलावा उन राज्यों में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप ऐसे राज्य से आते हैं जहां हिंदी बोली जाती है और आप सोच रहे हैं कि आप केरल में अप्लाई कर दें तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि केरल में लोकल लैंग्वेज मलयालम है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं एज लिमिट की, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपकी मिनिमम एज इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए 18 साल होनी चाहिए और आपकी मैक्सिमम एज 40 साल है और उसमें भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। आप इस टेबल में देख सकते हैं। जैसे
जैसे मान लीजिए आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे। आइए दोस्तों अब बात करते हैं वर्किंग आवर, यानी कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कितने घंटे काम करना होगा। तो मिनिमम आपको 4 घंटे काम करना होगा और मैक्सिमम है आपको 5 घंटे काम करना होगा। इससे ज्यादा आपसे काम नहीं करवाया जा सकता। इसीलिए वहां पर डाक सेवक में कंपलसरी था कि आप इसके अलावा कुछ और भी जॉब करें और रिटायरमेंट आपका 65 साल की उम्र में हो जाएगा। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि इसमें सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों अगर आपका सिलेक्शन एज अ BPM यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है तो आपकी सैलरी 12,000 रुपए से लेकर 29,380 रुपए के बीच में होगी। इसके अलावा अगर आपका सिलेक्शन ABPM या डाक सेवक के रूप में होता है तो आपकी सैलरी 10,000 रुपए से लेकर 24,470 रुपए के बीच में होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।